प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के एक ऐसे विषय को लेकर के पुनः उपस्थित हैं जो व्याकरण का थोड़ा सा कठिन विषय तो लगता है लेकिन महत्वपूर्ण भी बहुत है। और ये कठिन इसलिए भी लगता है क्योंकि आपने व्याकरण के जिन विषयों को बहुत पहले पढ़ा था, आज आपके स्मृति पटल से वे शायद गायब हो गए हैं या आपने उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा। तो मैं उन्हें पुनः ध्यान दिलाते हुए पद परिचय पर एक बार पुनः चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम संज्ञा के विषय में जानकारी लेते हुए इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आपके नाम, प्राणियों के नाम, स्थान का नाम, ग्रंथ व नदियों के नाम या वस्तुओं के नाम आएंगे। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में भी 2 भेद हैं, समुदाय या समूहवाचक। समूह में क्या होता है? कक्षा, सेना, भीड़, सभा आदि। द्रव्यवाचक, लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, घी, पानी, ऑक्सीजन। और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, बचपन, प्यास, लंबाई, मित्रता आदि आदि शब्द। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। इसमें भारत को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है कि इसका पद परिचय लिखिए। तो इसका सही पद परिचय होगा भारत। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, संज्ञा व्यक्तिवाचक। दूसरा, भारत जो है पुल्लिंग है क्योंकि यहाँ पर ये देश का नाम है। एक वचन भी है क्योंकि एक देश का नाम है। और कर्म कारक है, कर्म कारक इसके अंतर्गत रखा गया है। अब दूसरे प्रश्न पर आइए। खीरा लजीज होता है। अब खीरा को रेखांकित किया गया है तो खीरा जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि खीरा एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का होता है। और खीरा एक वचन भी है क्योंकि अकेला है। खीरा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। खीरा लजीज होती है, अगर ये लिखा होता तो ये स्त्रीलिंग होता, लेकिन यहाँ लिखा है खीरा लजीज होता है। होता है तो पुल्लिंग है। और खीरा इस वाक्य का कर्ता कारक है, तो यहाँ कर्ता कारक के रूप में लिखा जाएगा। मुझे लगता है संज्ञा पर आधारित पद परिचय आपको स्पष्ट हो गए हैं। अब लीजिए सर्वनाम पर आधारित। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम होते हैं सबके नाम। अब इसके 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम यानी मैं और हम, अपने लिए हम सबसे उत्तम मानते हैं। मध्यम होता है सामने वाला, तो तू, तुम और आप शब्द, ध्यान रखना, आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुषवाचक, अन्य में आता है वह, वे। अब एक वाक्य से मैंने स्पष्ट किया है, वह कहाँ चला गया। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। अब यहाँ ध्यान दें, मैंने कुछ उदाहरण देकर समझाए गए हैं क्योंकि वह शब्द आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है और निश्चयवाचक में भी है। लेकिन वह कहाँ चला गया, अब देखिए, वह जो है हमारे सामने नहीं है, कहीं और है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन निश्चयवाचक में वह मेरी पेंसिल है, जो वस्तु हमारे समक्ष है, निश्चित हो गया ये हमारे समक्ष है, तो वह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा कोई, कुछ, पता नहीं चलेगा कि क्या है। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो स्वयं शब्द जो है अपने लिए प्रयोग हो रहा है। और छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर इस तरह का वाक्य प्रयोग होता है तो इसके अंतर्गत आएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। वे मुंबई जा चुके हैं। वे, अब ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मुंबई जा चुके हैं, क्योंकि हमारे समक्ष नहीं है ना, तो वे मुंबई जा चुके हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चुके हैं, अगर चुकी हैं होता तो सीधी सी बात है स्त्रीलिंग होता, लेकिन ये पुल्लिंग है। और बहुत सारे हैं तो बहुवचन है। अब वे कर्ता कारक के रूप में भी हैं। चौथा उदाहरण देखिए, घंटी बजी है, कोई आया है। अब कोई जो शब्द है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये कोई कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और आया है तो पुल्लिंग है,
और कोई आया है तो इसका मतलब एक वचन है, आए हैं होता तो बहुवचन होता। पांचवा प्रश्न देखिए इस पर आधारित, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसका है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा वैसा, पुल्लिंग भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब आइए तीसरा व्याकरण का विषय है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और इसके चार भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, इसमें अच्छा, ईमानदार, काला, गुलाबी, लंबा, कड़वा, नमकीन, कठोर, सुगंधित, पूर्वी, बीमार, बूढ़ा, ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, सारे शब्द इसमें आएंगे। यानी अच्छाई भी और बुराई भी, गुण भी अवगुण भी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण में इसमें संख्याएं आएंगी, जैसे 8, 2 दर्जन, पौने 2, पहला, 20वां, चौगुना, सभी, प्रत्येक, कुछ, बहुत, हजारों, सैकड़ों। इसके दो भेद कर सकते हैं हम, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, वो आप लोगों को आते होंगे, आप परिचित हैं। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दें, परिमाण होता है क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे 4 किलो, 1 तोला, 7 मीटर, कई किलो। इसमें मापने और तोलने संबंधी वस्तुएं आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक ध्यान दें, आपको संख्या में परिमाण में अंतर समझ में आ जाएगा। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। अब दूध की विशेषता बताई जा रही है कुछ, तो ये परिमाण है यानी क्वांटिटी में है। लेकिन दूसरे वाक्य में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों को गिना जा सकता है, तोला नहीं, तोलते नहीं है। तो ये बात करते हैं हमें कि कुछ बच्चे हैं या 10-20 बच्चे हैं, ऐसे नहीं करते कि 50 किलो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो कुछ बच्चे, ये संख्यावाचक हो गया। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक, कोई आदमी। सार्वनामिक विशेषण में यह होता है कि सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनाम नहीं रहता, वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि संज्ञा शब्द उसी की विशेषता बताई जा रही है, वो उसके तुरंत बाद होना चाहिए। यानी जो सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएगा वो उसके तुरंत बाद में होना चाहिए। जैसे अब यहाँ ध्यान दें, पहले हम सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे, दूसरे वाक्य में देखो इसके नीचे, यह पुस्तक विशाल की है। अब यहाँ पर पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है यह, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया क्योंकि पुस्तक संज्ञा भी है। उससे ऊपर वाला वाक्य देखिए, यह विशाल की पुस्तक है। अब पुस्तक की विशेषता तो बताई जा रही है लेकिन पुस्तक जो है वो वाक्य के अंत में पहुंच गई है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इस पर आधारित प्रश्न देखिए, परिश्रमी अंकिता अपना काम स्वयं पूरा कर लेती है। अब इसमें परिश्रमी होता है गुणवाचक विशेषण और विशेष्य अंकिता, विशेष्य है यहाँ पर अंकिता, उसी की विशेषता बताई जा रही है। स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है, तो उत्तर होगा घ सही उत्तर है। सातवां प्रश्न, मैं एक भी कविता नहीं लिख पाया। अब यहाँ पर एक के बारे में पूछा गया है, एक को रेखांकित किया गया है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक भी, एक जो होता है वो पुल्लिंग होता है और एक वचन भी है। कविता विशेष्य का विशेषण है, तो इसका सही उत्तर है क। आठवां प्रश्न इस पर आधारित, माँ के गुणों को पूरी धरती कागज बन जाने पर भी लिख पाना असंभव है। तो पूरी शब्द के लिए पूछा गया है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण है ये, परिमाण, क्वांटिटी में मापना, मापने से संबंधित सूचनाएं परिमाण के अंतर्गत आएंगी। तो परिमाणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग भी है, धरती की विशेषता बताई जा रही है, एक वचन भी है, धरती विशेष्य का विशेषण है। अब इसका सही उत्तर है ग। नौवां प्रश्न, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा, अब भाषा की विशेषता बताई जा रही है, ध्यान दें। अब ये सर्वनाम नहीं है, यह के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ गया और भाषा की ही विशेषता है यह, तो ये यह जो शब्द है ये सर्वनाम नहीं रहा, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया और ये स्त्रीलिंग है क्योंकि भाषा की विशेषता बता रहा है। अब सर्वनाम के कोई लिंग भेद नहीं होता, इसलिए ये जिसकी विशेषता बताते हैं उसी का
स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो स्त्रीलिंग है, एक वचन भी है, भाषा विशेष्य है। अब आइए क्रिया। क्रिया पर आधारित दो तरह के प्रश्न आते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो सकर्मक क्रिया जिसमें वाक्य के अंतर्गत कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। तो कुछ मूलभूत आकर्मक क्रियाएं हैं वो समझ लीजिए। रोना, सोना, हंसना, चलना, दौड़ना, भागना, उठना, उड़ना आदि। इस पर आधारित प्रश्न देखें। तितलियां फूलों का रस पी रही हैं, पी रही हैं, ये रेखांकित है। तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि तितलियां फूलों का क्या पी रही हैं? रस, पता चल गया हमें। और पी रही हैं तो ये स्त्रीलिंग है और एक वचन भी है, और कार्य अभी वर्तमान काल में चल रहा है तो ये वर्तमान काल आएगा। 11वां प्रश्न इस पर आधारित है। हाँ, 10वें का उत्तर सही था ख, ये ध्यान दें। 11वां प्रश्न, दादी जी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती हैं। तो पढ़ती हैं ये सकर्मक क्रिया है, पढ़ती हैं सकर्मक क्रिया है। स्त्रीलिंग है क्योंकि दादी जी हैं, एक वचन है, वर्तमान काल भी है, पढ़ती हैं, और कर्तृवाच्य है। तो इसका सही उत्तर है घ। अब आइए क्रिया विशेषण में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी समय की जो सूचना देते हैं, आज, कल, परसों, प्राय, दिन भर, नित्य, सदैव, लगातार, जब, तब, हर बार। और दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, मध्य, इधर उधर, दाहिने, की ओर, बाहर, अंदर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसमें किसी कार्य के होने की विधि का पता चले, तरीके का पता चले, वो रीतिवाचक होते हैं। जैसे सहसा, धीरे धीरे, बेशक, शायद, इसलिए, नहीं, क्यों, ही, भी, फटाफट। अब आइए चौथा भेद है परिमाणवाचक, क्वांटिटी यानी परिमाण, लगभग, अत्यंत, पर्याप्त, इतना, उतना, अधिक, तनिक, अल्प। इस पर आधारित प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, नहीं जानता, बस मन में यह था। अब नहीं, ये है सही उत्तर है इसमें ख। इसमें देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जानता क्रिया की विशेषता, ये प्रश्न आया हुआ है पहले परीक्षा में और नहीं पर आधारित है। थोड़ा सा बच्चों को पजल करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इसमें आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 13वां प्रश्न, रोहन यहाँ नहीं आया था। तो यहाँ शब्द है। अब ये यहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आपको शब्द से ही पता चल गया। आया था क्रिया की विशेषता है, तो सही उत्तर है ग। सही उत्तर हो गया इसका ग। 14वां प्रश्न, वह हमेशा सच बोलता है। हमेशा को रेखांकित किया गया है, तो हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण है। बोलता है क्रिया की विशेषता, इसमें स्त्रीलिंग, एक वचन, पुल्लिंग कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल इतनी जानकारी होती है। तो इसका सही उत्तर है घ। 15वां प्रश्न, वह मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर बहुत रोया। अब इसके बारे में देखिए, बहुत शब्द है, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रोया क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताने का इसमें कार्य किया जा रहा है, तो सही उत्तर है क। इसका 15वें का सही उत्तर हो गया क। अब आइए अगला विषय, संबंध बोधक। जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं इन विषयों को। तो इसमें शब्द आएंगे के ऊपर, के सामने, के द्वारा, के वास्ते, के मारे, की और, के आगे, के बिना, से पहले, के अंदर, उसके पीछे और के कारण। इस पर आधारित प्रश्न देखिए। चोट के कारण अमन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस पर के कारण शब्द है, तो संबंध बोधक अव्यय कारण सूचक है। चोट और अमन दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का ये कार्य कर रहा है। सही उत्तर है ग। 17वां प्रश्न, अध्यापक विद्यार्थियों के आगे चल रहा था। इसमें के आगे शब्द है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है संबंध बोधक अव्यय अध्यापक और विद्यार्थियों संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है, तो सही उत्तर है ख। ख इसके अंतर्गत सही उत्तर है। अब आइए समुच्चय बोधक विषय। जो अव्यय शब्द वे होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो अव्यय शब्द दो
शब्दों या वाक्यों को जोड़े वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, परंतु, इसलिए, अथवा, बल्कि, फिर भी, अन्यथा, नहीं तो, फलतः, क्योंकि, कि, ताकि, तथापि, यानी, अर्थात, चूंकि, ये शब्द आएंगे। इस पर आधारित 18वां प्रश्न, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन इसके अंतर्गत रेखांकित किया गया है, ये अव्यय समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है, दो समान उपविषयों को अलग करने का कार्य कर रहा है, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है, अलग नहीं, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है घ। 19वां प्रश्न, राधा गरीब है इसलिए नए कपड़े नहीं खरीद पाती। इसका उत्तर है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। राधा गरीब है, नए कपड़े खरीद नहीं पाती, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है क। क इसका सही उत्तर होगा। अब आइए, विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिन्हें बोलते, लिखते या सुनने में आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि भावों की अनुभूति होती है, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे इस पर आधारित 19वां प्रश्न, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो शाबाश विस्मयादि बोधक अव्यय यानी हर्ष बोधक है, खुशी की सूचना है, या हर्ष का भाव प्रकट करने का कार्य, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ग। अब आइए, एक विषय है निपात। किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, भर, मात्र, केवल, ये निपात होते हैं। इसमें मैं तो उससे मिला भर हूँ, इस वाक्य में भर को रेखांकित किया गया, इसका पद परिचय लिखना है। तो यह है निपात, मैं सर्वनाम पद पर बल देने का कार्य किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है घ। तो ये पद परिचय से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है। अगर इससे लाभ मिलता है तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद।